नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं रण क्षेत्र की। आज हम बात करेंगे मूर्ति पर महाभारत की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हुए एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला भी बोला है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं राष्ट्रीय जयंती पर आपको बता रहे हैं कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का अनावरण किया। कार्यक्रम में सुशासन, राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे को लेकर पीएम मोदी का संदेश साफ और तीखा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को निर्णायक दिशा दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान जैसी व्यवस्थाओं को सिरे से खारिज किया, जो आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में लागू थी और भारत की अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती केवल स्मरण का नहीं बल्कि सुशासन के उत्सव का दिन है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सिर्फ गरीबी हटाओ जैसे नारे ही शासन का प्रतीक रहे, लेकिन अटल जी ने सुशासन को नारे से निकालकर जमीन पर उतार कर दिखाया। पीएम मोदी ने कहा है कि 2014 से पहले भाजपा को अछूत माना गया, जबकि हमारी सरकार ने कांग्रेस नेता रहे और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया, मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया। हमारे संस्कार किसी का अपमान करने के नहीं है, हमारे सभी को सम्मान देने के संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज यूपी की पहचान बदल रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्णय हो चुका है। प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश की हर योजना में, किताबों में और हर शहर में एक ही परिवार का गौरव में लगातार इतिहास रहा है। हमें अच्छे काम को एक ही परिवार से जोड़ने की सोच रखी है। सड़कों या मूर्ति एक ही परिवार के लोगों की थी। भाजपा ने देश को एक ही परिवार पर केंद्रित राजनीति से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाएं अब कई जगहों पर लगी हुई हैं। दिल्ली के शाही परिवार ने अंबेडकर के योगदान को मिटाने का पाप किया। यही काम प्रदेश में सपा ने भी किया है। सपा और कांग्रेस के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को मिटाने का पाप किया और उनका अपमान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको बता दें कि कई बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं और कांग्रेस और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि भीमराव अंबेडकर की जो विरासत थी उसको मिटाने का काम भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया है। तो ये आज का मुद्दा है और आपको बताने कि खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राम मंदिर से पहले यूपी की पहचान जो है वो बदली, ये प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर और कई सारी चीजें जो है वो स्पष्ट की गई हैं। उनकी तरफ से विपक्ष को आड़े हाथ लिया गया है और कांग्रेस सहित आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी जो बदलाव किए हैं उस पर भी प्रधानमंत्री ने कई सारे शब्द यहां पर कहे हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी, किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। साथियों, दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। दीनदयाल जी ने
एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। दीनदयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। हमने अंत्योदय को सैचुरेशन यानी संतुष्टिकरण का नया विस्तार दिया है। सैचुरेशन यानी हर जरूरतमंद, हर लाभार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने का प्रयास। जब सैचुरेशन की भावना होती है तो भेदभाव नहीं होता, और यही तो सुशासन है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। आज जब देश के करोड़ों नागरिकों को बिना भेदभाव पहली बार पक्का घर, शौचालय, नल से जल, बिजली और गैस कनेक्शन मिल रहा है, करोड़ों लोगों को पहली बार मुफ्त अनाज और मुफ्त तो फिलहाल जिस तरीके से हमने आपको प्रतिक्रिया सुनाई, अब आगे बढ़ लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। शताब्दी पांडे हैं बीजेपी प्रवक्ता। शताब्दी जी, आपका बहुत स्वागत है। संतोष त्यागी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर शिव कुमार दुबे सभा प्रवक्ता हैं। शिव कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमनप्रीत कौर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं यहाँ पर करता हूँ। बीजेपी प्रवक्ता जो है, सबसे पहले मैं उन्हीं का रुख करना चाहूंगा, उन्हीं के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। शताब्दी पांडे जी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से काफी महत्वपूर्ण बातें यहां पर कही गई हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी जमकर लताड़ा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, सभी को आज के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, अपितु पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आज का जो दिन है, मोदी जी ने जिस प्रकार की बातें रखी, उसको मैं कहूंगी कि वो विचार, विरासत और विकास और उनका जो विजन है उसको लेकर उन्होंने ये सारी बातें रखी हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अटल जी के विचारों को लेकर मोदी जी के संकल्प हमारे सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से नए भारत की परिकल्पना हम सब देख रहे हैं, और किस प्रकार से विकसित भारत हमारा होगा 2047 में, इसको लेकर अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ऐसे सभी महान नेताओं के आदर्शों और उनके विचारों पर चलकर नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से विकास की गंगा बहा रहे हैं, निश्चित रूप से हमने देखा कि पिछले दिनों जो इतिहास हमारा हम देखें आजादी के बाद, तो एक परिवार तक सिमट कर रह गया था, मात्र एक परिवार भी हमारे सामने था। आज परिवारवाद से हटकर राष्ट्रवाद सामने है, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र को समर्पित की उन्होंने यह सारी बातें आज जो भी की हैं, तो यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्र को समर्पित की है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से गरीबी हटाना है का नारा केवल लगाया जाता था पिछली सरकारों के द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो आप देखिए कि आज सामाजिक सुरक्षा के दायरे में 95 करोड़ लोग आ गए हैं, जिनको राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, जल की सुविधाएं और हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। आज हम देखेंगे कि सैन्य शक्ति हमारी बढ़ गई है। विश्व के सामने विश्वगुरु की आसंदी पर स्थापित होने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। तो इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों पर चलकर नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की गंगा बहाई है, मैं बस इतना कहूंगी कि सुशासन हमारा नारा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सुशासन एक सेवा है, तो सेवा की भावना से सारा कुछ कार्य किया जा रहा है। और आप देखिए आज पक्का घर, शौचालय, नल, जल, सारी व्यवस्था हमारे समाज के लोगों को मिल रही है, हमारे देश के लोगों को मिल रही है। मैं इतना ही कहूंगी कि आजाद भारत के महान नायकों को
नमन और आने वाली पीढ़ियों को दिशा और राष्ट्र के विचार की स्थापना है आज का यह कार्यक्रम। ठीक है, तो मैं इस आपके प्रकार पास से तुरंत हम लौटूंगा और भी देखते खास हैं- मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं, उनका भी रुख कर लेता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ कनेक्ट हैं। लेकिन इस तरीके से सर आपने भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो राष्ट्रवादी संदेश यहां पर दिया गया है, अटल जयंती पर सुशासन का उत्सव यहां पर मनाया गया है, लेकिन जो स्थिति रही वो आप लोगों के शायद विपरीत रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी यहां पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई भी विरासत हो उसको बदलने का काम आप लोगों की तरफ से किया गया है। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। शर्मा जी देखिए, जी। निश्चित तौर पर अटल जी का एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के लिए, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो इस तरीके से प्रेरणा स्थल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। जो महापुरुष होते हैं उनको कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियां देखें बिल्कुल कि भाई ये भी हमारे महापुरुष थे। लेकिन दुख इस बात का होता है, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं इटावा की, जहां पर कल माननीय अटल जी की एक अनावरण हुआ था, ये देखिए आप। और इसमें ऐसा लग रहा है जैसे अटल जी एक अपराधी हो। अपराधी कैसे दो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता है कोर्ट में, उस तरीके से अगर अपमान करना है तो उससे अच्छा था कि भारतीय जनता पार्टी को इटावा की जो लोकल लीडरशिप है और जो प्रदेश की लीडरशिप है जिसने इसको संस्कृति दी होगी कि बनाइए अटल चौक रखिए, वो आज कहां पर है? बोले कल कार्यक्रम हुआ, दो मंत्री आए प्रदेश से। आप मैंने आपको जो दिखाया ना ये फोटो, मतलब बड़ा दयनीय मेरे को लगा कि इस तरीके की फोटो प्रतिमा बनाई जाती है। आप देखिए, आप प्रेरणा स्थल पे भी जो प्रतिमा बनाई है, अच्छी प्रतिमा है, नो डाउट, ऐसी क्यों होनी चाहिए थी। लेकिन एक तरफ आप लखनऊ में जाकर महिमा मंडन करते हैं और दूसरी तरफ अटल जी का अपमान करते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका चाल और चरित्र समझ में आता है। अरे तो इटावा तो आपका गढ़ माना जाता है। इटावा तो अगर ऐसी कोई बात थी तो आप लोग आवाज उठाते उस मामले पर, क्यों आपने आवाज नहीं उठाई? हम तो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उस दिन अटल जी की वो प्रतिमा बड़ी लगवाऊंगा कि पूरे इलाके में लोग जानेंगे कि नहीं अटल जी की ये प्रतिमा है और ऐसी होनी चाहिए थी। मेरे सरकार आने पर मैं उस प्रतिमा को बदलवाऊंगा। आप क्या बात करते हो? मेरी सरकार बदलेगी उस प्रतिमा को, क्योंकि वो प्रतिमा नहीं अच्छी लग रही। और शर्मा जी एक और चीज कि वो प्रतिमा के पहले हाथ जुड़े हुए थे, ये बताइए, उन हाथों को काटा गया। ठीक है, ये जो कार्यक्रम था, अरे आप सुनिए ना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी बात सुनिए। उन हाथों को काटा गया और उन हाथों को काट के दोबारा हाथ जोड़े गए, जिसमें इस तरीके से जैसे कोई अपराधी खड़ा हो। अरे आप क्यों अपमान कर रहे हैं? एक ब्राह्मण का भी अपमान है, एक देश के महापुरुष का भी अपमान है। ठीक है, संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। संतोष जी बताइए। मैं सबसे पहले तो आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि इस तरीके के प्रोग्राम, जिस तरीके से हमारे देश के जो महापुरुष थे, अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से नहीं थे, जबकि उन्होंने बीजेपी से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन विपक्ष भी उनका पूरा सम्मान करता है और वो भी हमेशा विपक्ष का भी सम्मान करते आए थे। अभी मैं सपा प्रवक्ता दुबे जी का मैं सुन रहा था, तो इनका मैं जवाब दूं। ये इन्होंने बोला जो प्रतिमा लगाई है अटल जी की, ये बहुत अपमानजनक बात है। लेकिन दुबे जी, ये मोदी जी और अमित शाह जी जब से बीजेपी को शीर्ष नेतृत्व संभाल रहे हैं, तब से वो नहीं चाहते कि पूर्व में और वर्तमान में और भविष्य में भी उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से गुजराती उनका जो दिमाग है हमेशा बिजनेस। अच्छा, तो ये जो इटावा में मूर्ति लगी है और जो यहाँ पर भी मूर्ति की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन में, जमीन और आसमान का फर्क है। अगर ऐसी कोई सोच होती तो ये सारी मूर्तियां जो लगाई जा रही हैं तो स्थापित कभी यहाँ पर की नहीं जाती, और अगर ऐसी कोई सोच होती तो अटल जी की जयंती को क्यों प्रधानमंत्री मना रहे होते? बड़े लीडर भी जानते हैं, जो सेकंड लाइन के लीडर है वो भी जानते हैं
कि मोदी जी अमित शाह किस तरीके का व्यवहार अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को दरकिनार करके उनको अपमानित करके बाहर निकाल के किया जा रहा है। खैर उनकी पार्टी का मसला है, इसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता हमारी बहन शताब्दी जी का वो मैं सुन रहा था, वो बोल रही थी कि 95 करोड़ लोगों को यहाँ इन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। लेकिन यानी आज गरीब फाइल में सुरक्षित है पर जिंदगी से असुरक्षित क्यों मतलब महसूस कर रहा है। अगर जिस तरीके से वो नौकरी की प्रधानमंत्री जी भाषणों में बात कर रहे थे, अगर लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले होंगे, तो फिर युवा नौकरी की क्यों ढूंढ रहा है, क्यों सड़कों पे उतर रहा है। जैन जी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे हर शहर में। दूसरी बात, इन्होंने नल पानी अरे बिजली, कौन से जेंजी आंदोलन कर रहे हैं आप, पहले ये करेक्ट कीजिए। नल तो लगा दिए, ये करेक्ट कीजिए, आप कौन से जेंजी आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कौन से जेंजी आंदोलन कर रहे हैं आप ये बताइए ना, यहाँ पर कौन से जेंजी आंदोलन कर रहे हैं? अरे कल जयपुर में हुआ है, हमारे राजस्थान के अंदर जिस तरीके से इन्होंने तोड़ मरोड़ के बीजेपी के कई मंत्रियों ने अरावली पर्वत को अपना स्वयं का खनन और अडानी को देने के लिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फाइल दायर की, बीजेपी सरकार से तोड़ मरोड़ कर करवाया और उन्होंने 100 फीट से नीचे पहाड़ों को तोड़वाने का जो प्रयास हमारी अरावली को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो जैन जी ने कम से कम 30,000 लोगों ने, बच्चों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया कि आने वाली पीढ़ी हमारी राजस्थान की सांस लेने में तो भी जॉब को लेकर थोड़ा ना प्रोटेस्ट हुआ है, दिक्कत आएगी। ये जॉब को लेकर थोड़ा ना प्रोटेस्ट जिस हुआ है। तरीके से दिल्ली में प्रदूषण है वो हमारे राजस्थान अभी सुरक्षित है, क्योंकि हमारे पहाड़ों की नगरी हमारे कई जिलों में जिस तरीके से हमें सुरक्षा दे रही है। अगर जो बीजेपी की सरकार का जो मकसद है कि उनको तोड़ के और भूमाफियाओं को, खनन माफियाओं को वो सब खनन करवाएगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमारी बिल्कुल असुरक्षित महसूस करेंगी। तो जिस तरीके से ये देश में जो माहौल चल रहा है, अगर कोई भी आप जो सड़कों पे बीजेपी के किसी भी गलत फैसले पर हम लोग अगर आवाज उठाए तो हम देशद्रोही की श्रेणी में आने लग गए हैं। नहीं तो अरे तो राहुल गांधी जी विदेश में जाके जो टिप्पणियां करते हैं उसके बाद तो देशद्रोह वाली चीजें तो आ ही जाती है ना। क्या 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 बोलते हैं भारत के लिए वो बताइए। मैं तो आपसे और आज तो प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे कि भैया आपने भीमराव अंबेडकर जी की विरासत को पूरा नष्ट कर दिया, आपने और समाजवादी पार्टी ने। हमने तो संविधान बनाया है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो कांग्रेस विचारधारा के पूर्वज थे, उन्होंने संविधान बनाया है। आज संविधान नहीं होता तो ये मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे नहीं बैठे होते, यहाँ राजशाही चलता होता। हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो कांग्रेस सरकार के पूर्वजों ने जिस तरीके से राजाओं को विलय हमारे भारत के अंदर कराया, किस परिस्थितियों में कराया, जब देश भूखा मर रहा था, फिर भी हमारे ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। के लोगों ने इसका ठीक है, इसका जवाब ले लूंगा बीजेपी प्रवक्ता से। देश को आगे बढ़ाने का ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। एक बात बताइए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके पास। अमनप्रीत जी वेट कर रही है मेरा। अमनप्रीत जी आ रहा हूं मैं आपके पास। अमनप्रीत जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति है, आपने सारी बातें यहाँ पर सुनी, इसलिए मैं बिल्कुल आखिरी में आपके पास आया हूँ। एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते आप किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को देख रही हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा आज किया गया था? जो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भीमराव अंबेडकर की चाहे कोई विरासत हो या किसी और महापुरुष की विरासत हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उसको नष्ट करने का काम किया गया है। आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो देशवासियों को मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। दूसरी तरफ अगर हम आज अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं तो हम याद करते हैं उनकी टीचिंग्स को, हम याद करते हैं वो कैसे राजनीति में कैसे बिहेव करते थे और कैसे अपने सिर्फ और भाजपा से आते हुए भी वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं थे, पूरे देशवासियों के प्रधानमंत्री थे। और पूरा देश उनको आज याद करता है, पूरा देश उनको आदर सत्कार देता है, क्योंकि उन्होंने जो राजनीति में किया उसमें वो जाति तौर पे धर्म जाति और संप्रदायिका के तौर पे अगर हम देखा जाए तो कोई भेदभाव लोगों के साथ नहीं करते थे। उन्होंने लोगों को एक सामाजिक तौर पे सुरक्षित एनवायरनमेंट दिया, उन्होंने अच्छी राजनीति करी। जिस हिसाब से वो अपनी राजनीति करते थे, लोग आज भी याद करते हैं कि कैसे जब उन्होंने पार्लियामेंट पे एक वोट से अपना जो हक है, अपना जो अधिकार है वो हार हुई थी उनकी, तब उन्होंने पूरा रिजाइन कर दिया था, और ये बोलते हुए कि हार तो हार है चाहे वो एक वोट की है। उन्होंने कभी उसमें कभी जो गंदी राजनीति आजकल करी जाती है, वोट खरीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं, वोट में गद्दारी होती है, जो MLAs MPs हैं उनको खरीदो फरोख्त करी जाती है, ऐसी गंदी राजनीति वाजपेयी जी बिल्कुल नहीं करते थे। अगर हम उनको
सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब देशवासियों को उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षा थी, वो जो हमें दे गए, उनको याद करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनको जो अच्छी श्रद्धांजलि हम देंगे, उनको ज्यादा पसंद आएगी बनिस्बत कि उनके बड़े बड़े जो स्टैचू लगाए जा रहे हैं, वो जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ऐसे अगर उनको याद किया जाए। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। शताब्दी जी, क्योंकि देखिए संतोष त्यागी जी ने बड़ा ही सुंदर और बहुत बड़ा झूठ यहाँ पर बोला, मैं उसका जवाब आपसे लेना चाह रहा हूँ। साफ तौर पर एक तरफ तो ये बोलते हैं कि अटल जी का कोई सम्मान नहीं है और प्रधानमंत्री खुद ये चाहते हैं कि साहब उनसे बड़ा नेता कोई ना हो जाए, इस वजह से अपनी छवि को ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है और नेताओं की छवि को गिराने का काम किया जा रहा है। ये बात आपकी तरफ से कही गई थी संतोष जी, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि आज से अटल कैंटीन की शुरुआत भी हुई है। दिल्ली में 100 जगहों पर ऐसी कैंटीन पूरे प्रदेश में खोली जाएंगी, अलग अलग जगहों पर खोली जाएंगी। 5 रुपए का खाना भी वहां पर मिलेगा, भरपेट मिलेगा। अगर ऐसी कोई सोच होती तो किसी के नाम पर इस तरीके की चीजें, इस तरीके की योजनाओं की शुरुआत होती क्या? बताइए शताब्दी जी। देखिए, कांग्रेस का काम तो पीढ़ियों से झूठ बोलने का ही रहा है। आजादी के बाद से झूठ बोलना, झूठ बोलकर गद्दी हरियाणा इनका काम रहा है। और अभी जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता जितनी बातें कह रहे थे, चाहे विरासतों के विलय करने की बात थी सरदार पटेल ने की, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि अटल जी को वो कुछ नहीं मानते, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी तो हमारे इन सभी महानायकों के चरणों में बैठते हैं। वो बार बार कहते हैं कि मैं इनके चरण वंदन करता हूं, इनके चरण वंदन करके ही मैंने जो कुछ सीखा है वो सीखा है, अपना गुरु मानते हैं उनको। इस प्रकार इनको हमको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगी कि आज विश्व के सामने आज जो भारत की स्थिति है वो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इन सबका जो दर्शन है समाज के उत्थान के लिए, सुशासन का, सेवा का, इस पर चलकर ही आज मोदी जी भारत को यहां तक लेकर आए हैं। और आने वाले समय में भी भारत विश्व के सामने एक बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा होगा। और बार बार मोदी जी कहते हैं केवल शक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि शांति दूत के रूप में हम विश्व के सामने खड़े होंगे। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो परिकल्पना है, का जो हमारा आदर्श है, उसको लेकर मोदी जी चल रहे हैं। वहां तो कांग्रेस और सपा जैसे कई इसमें शामिल हो जाते हैं, तो फिर तो पूरे विश्व की बात हो रही है। तो इस प्रकार से उनके ऊपर किसी प्रकार की उंगली उठाना, उनको गलत कहना या ये कहना कि मूर्तियां लगाने से क्या होगा। देखिए, यह भारत जो है धर्मप्रिय देश है। जिस प्रकार से आपने मेरे पर आरोप लगाया कि बड़ा ही जापान का न्यूक्लियस क्या है, देशभक्ति, जब जवाब दे पाऊं। एक सेकंड शताब्दी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शताब्दी जी, आ रहा हूं आपके पास। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। जो आपने कहा था कि प्रधानमंत्री और अमित शाह अपनी छवि से बड़ा किसी और नेता की छवि नहीं बनना देना चाहते हैं। हाँ, तो उसका उदाहरण दे रहा हूं ना। तो मैंने उसका जवाब दिया ना। झूठ क्या बोला? झूठ आप लोग बोलते हैं बैठ के। मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, अब आप किसी और चीज पे आ गए। अब किसी और पुराने नेता का नाम निकालिए। क्या दशा की गई? क्या दशा की गई? नहीं, उनकी क्या दशा की गई? नहीं, अब प्रधानमंत्री की जब उम्र और ज्यादा हो जाएगी तो धीमे धीमे और नए नेता आने लग जाते हैं ना। ये तो प्रक्रिया है, इसमें कौन सी नई बात है। अब राहुल गांधी जी की तरह कोई नहीं होता ना। जब गुजरात दंगे हुए थे ना, तो स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए बोला था। इनको, आपको शायद वो वीडियो भी याद हो, जिस तरीके से वो गुस्सा इन पे नाराज हुए थे कि इस तरीके से जो एक तरफा ये फैसला कर रहे थे। क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि, तो मैं उनको बड़ी सम्मान के साथ में मैं उनको बोलूंगा कि उन्होंने उस समय भी, जब ये मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब उनको धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए मीडिया के सामने ये कहा था। जब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा ना कि राजधर्म यानी राज्य की जिम्मेदारी कर्तव्य का पालन करना चाहिए और जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो इस टिप्पणी से ने राजनीति हलचल पैदा की थी। कांग्रेस और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे दिखाया कि वाजपेयी वाजिब तरीके से दंगों को नियंत्रित न करने पर मोदी को नसीहत दे रहे थे। और ये सच बात है। मोदी जी ने जिस तरीके से देश के अंदर गुजरात दंगों की शुरुआत करके पूरे देश में माहौल खराब किया था ना, आज हमारा देश 2014 के बाद बार बार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान पे आ गया है। आज विकास की बात कोई पूछे, अगर नौकरी की बात पूछे, तो आज हम देशद्रोही की श्रेणी में आता है।
क्योंकि विपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है, चाहे तो सड़क हो विपक्ष या बोल तो संसद। रहा है ना, विपक्ष बोल तो रहा है, विदेशों में जाके बोल तो रहा है विपक्ष, राहुल गांधी जी, और कर क्या रहे हैं? जब जब संसद में नहीं बोला जाएगा, माइक बंद कर दिया जाएगा, तो विदेश में तो जब बोला जाएगा ना। और बोला भी क्या भैया, जाएगा आप वो भी हमको तो बोलने सुनिए ना, दीजिए। शब्द भी तो सुनिए आप। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। शिव कुमार जी लगातार बने हुए हैं जब गोदी मीडिया प्रधानमंत्री की तरफ से। अब गोदी मीडिया पे मत आइए, गोदी मीडिया पे मत आइए। राहुल गांधी की तरह भारत का अपमान विदेशों में तो नहीं करते हैं ना। जब गोदी मीडिया विपक्ष से ही सवाल पूछने लगे तो समझ लेना आप लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। सरकार से जो सवाल पीढ़ियां पूछे जाते कभी हैं वो भी निश्चित आपको तौर पे भी माफ पूछे नहीं जाएंगे और करेंगी। हमेशा ही पूछे जाएंगे। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष जो कारनामे करता है उस पर भी सवाल बनते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। शिव कुमार जी लगातार बने हुए हैं। शिव कुमार जी, प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम तो देखिए सबको लेकर चलते हैं, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो, उनको भी कई ऐसे पुरस्कार दिए और पूरा सम्मान उनको दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी गलत चीजें करी हैं और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब की जो विरासत थी उसको भी आप लोगों ने नष्ट कर दिया। देखिए शर्मा जी, बाबा साहब की विरासत को माननीय कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया और कांशीराम ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार किया जाएगा। कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 बताएं। तो मैं ये बोल रहा था कि माननीय कांशीराम जी को जब वो कहीं से भी नहीं जीते, बहुजन समाज के वो प्रेरणादायक हैं, बहुजन समाज उन्होंने इकट्ठा करने की बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वो अनुयायी थे, उनको सबसे पहले सांसद किसने बनाया? मेरे नेताजी ने बनाया। क्या बात करते हो? ये प्रधानमंत्री जी तो झूठ के सिवाय कुछ है ही नहीं, झूठ का पुलंदा बोलते हैं। इनके पास अब कांशीराम जी कहां से आ गए इसमें? आप कंटिन्यू रखना, थोड़ा कंटिन्यू रखना। जो त्यागी साहब जी बोल रहे थे उसकी तो मैं आगे थोड़ा बढ़ा रहा हूं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि दोनों लोग, चाहे शाह साहब हो चाहे मोदी साहब हो, अपने आगे किसी भी लीडर को आगे नहीं चलने देते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जब वो आगे जा रहे थे तो हाथ पकड़ के पीछे किया है साहब ने, और मीडिया ने वो खूब चलाया। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने नहीं चलाया, वो भी विजुअल आए थे, मीडिया ने न्यूज बनाई थी कि इनको जो दादागिरी थी उस तरीके का। एक दूसरा, अभी बताया कि अटल जी गुरु थे। अटल जी गुरु नहीं थे मोदी साहब के। मोदी साहब के गुरु थे कौन? अडवाणी जी। बेचारे अडवाणी जी उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री ही बन के रह गए। अरे इतना ही गुरु को गुरुदक्षिणा देना था तो उनको कम से कम राष्ट्रपति तो बना देते। अरे आप गुरु की बात कर रहे हैं, शिवपाल जी का क्या हाल आप लोगों ने किया? आपके नेता ने शिवपाल जी का क्या हाल किया, वो भूल जाते हैं क्या? अरे सुनिए, अभी शिवपाल जी को अगर आप, वो तो गुरु थे ना, उन्होंने पाला पोसा ना अखिलेश यादव को। अभी वो कहाँ है? शिवपाल जी को क्या पद दिया आपने? राजनीति करना बहुत चीज अलग है। क्या तो फिर राजनीति में हर चीज को ऐसा नहीं होता ना कि गुरु को कहीं भी आप पहुंचा दोगे, कहीं भी बैठा दोगे। हर चीज का एक कायदा और नियम होता है ना। जिसने अपना शिवपाल जी का क्या किया आपने? एक समय ये था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब तक थे, जब तक शिवपाल जी की बकत थी, आप शिवपाल जी की क्या स्थिति कर चुके हो, हर कोई जानता नहीं है क्या? व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया हो, उस व्यक्ति को वो गुरु ही है उनके, और उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पे कहा कि अडवाणी जी मेरे गुरु हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे वो गुरु, तो गुरु का मतलब ये होता है क्या कि आप किसी को प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? ये तो सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है ना। तो फिर शिवपाल जी को पार्टी से क्यों निकलवाया? शिवपाल जी को पार्टी से क्यों निकलवाया? क्यों नौबत आई अलग पार्टी बनाने की? नहीं, वो अलग अपनी पार्टी बनाए, सम्मान। ऐसे ही पार्टी कोई नहीं बनाता अलग। वो लड़ाइयाँ भूल गए क्या आप? सम्मान के साथ वापस आए। वो लड़ाइयाँ भूल गए क्या आप? समाजवादी पार्टी की पुरानी लड़ाइयाँ बताऊं मैं आपको। शिवपाल जी को क्यों दूसरी पार्टी बनानी पड़ी, और जब अब गठबंधन करना पड़ा क्योंकि हार रहे हैं तो एकजुटता दिखा रहे हैं आप लोग। शर्मा जी सुनिए, सम्मान के साथ गए थे और सम्मान के साथ वापस आए। वो सम्मान हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, वो सम्मान हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। शिवपाल जी खुद बोल चुके हैं कि भैया अब लड़का बड़ा हो गया, नहीं सुनता है हमारी। वो शिवपाल जी ने बोला है, सुना है सबने। अमनप्रीत जी अपनी बात मत करिए। नहीं, वो सबने सुना है। अमनप्रीत जी बताइए, एक तरफ कांग्रेस का झूठ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी को बड़ी छवि नहीं बनने देते हैं। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शिवपाल जी का क्या हाल कर चुके हैं वो बता नहीं रहे हैं।
अब गुरु को प्रधानमंत्री बनवाना चाह रहे हैं बीजेपी में, ये बताइए आप। अरे हम तो बोल रहे हैं ना, देखिए राजनीति में तो हम सब नंगे वाली हालत है, हम्म। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते तो हैं, पर कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है उसके जो लोग हैं कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। सब जब विपक्ष में होते हैं उनका कैरेक्टर कुछ और होता है, जब उनकी सरकार बन जाती है तब उनकी जो नीतियां हैं वो अलग हो जाती हैं। इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये वोट मांगने आते हैं तब ये जो अपना लेके आते हैं बातें वो अलग होती हैं, जब सरकार में आ जाते हैं उसके बाद लोगों को पहचानते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों के पास जाते हैं। और अगर सामाजिक कुरीतियों की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री ने आज अपनी स्पीच में भी कहा लखनऊ में कि जो वाजपेयी साहब थे उन्होंने जो गरीबी के रेखा तक लोग थे या फिर लास्ट पंक्ति तक के लोग थे वहां तक पहुंच करी है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने गरीबों को सुना और उनकी जो जरूरतें थी, उनकी जो बेसिक नीड्स थी उनको पूरी करने की कोशिश करी, और उनके लिए वो बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियां दूर करते हुए बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम उन्होंने करे और उनको ताकि वो तरक्की करें, उनको दूसरे लोग धारा जो है उसमें इन्वॉल्व करें, इसलिए उनको बहुत सारी सहूलतों से नवाजा भी। और आज प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह यादव को भी याद किया और लोहिया जी को भी याद किया। उन्होंने बोला कि ऐसे जो महानायक होते हैं उनको राजनीति में एक अच्छे नाम से, अच्छी याद से उनको याद किया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है। और मुझे लगता है कि उनका जो प्रेरणा स्रोत बनाया गया है, आज उनकी प्रतिमा जो बनाई गई है, लोग जुगा जुगंतरा तक लोग वाजपेयी साहब को याद रखेंगे। क्योंकि जो भी अगर हम बात करें, जैसे तरक्की की ही हम बात करें, जैसे मोदी साहब ने आज बात करी कि ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइल यूज करी गई है वो लखनऊ में बनाई जाएगी अभी, तो अगर इतनी तरक्की पे देश चल रहा है तो मुझे लगता है कि अगर रोजगार की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, तो अगर इतने एडवांस हथियार लखनऊ में बनाए जाएंगे तो निस्संदेह वहां पे जो लोकल लोग होंगे उनको वहां पे काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और देश की सुरक्षा जो है वो मजबूत होती हुई नजर आएगी। S-400 की बात करते हैं, S-500 देश में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने समय पर क्या लाई थी वो नहीं बता पाती है। बताइए संतोष जी, उसके बाद शताब्दी पांडे जी का रुख करूंगा। शिव कुमार जी आ रहा हूं। देश जान रहा है, आपको भी पता है, अगर आज कांग्रेस राजीव गांधी जी का सपना अगर कंप्यूटर का नहीं होता, अरे उस कंप्यूटर और चीजों से आगे निकलिए ना साहब। अब कहाँ इतने बड़े बड़े हथियार आ रहे हैं, ड्रोनों से आजकल अटैक्स होते हैं, अब कहाँ कंप्यूटर के जमाने में आप बात कर रहे हैं। जब आपकी सरकार कुछ समय पहले भी रही थी ना, क्या आप कुछ कर पाए देश के लिए सुरक्षा के लिहाज से, बताइए। नहीं सर, मोदी जी ने अवतार लिया 2014 के बाद में ही जो हुआ ना, मोदी जी ने ही किया। मैं तो आपकी बात को ही बोल रहा हूँ, मोदी जी ने अवतार लेके और ये देश को, क्योंकि देश तो खत्म होने वाला था 2013 से पहले, और मोदी जी अगर नहीं आते तो आज हम इंडिया में मतलब भारत होता ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं होता, क्योंकि मोदी जी भगवान का एक अवतार के रूप में आए हैं। और उससे 2014 से पहले तो पूरा भारत है ना, कुछ था ही नहीं। 2014 से पहले कौन सा युद्ध चल रहा था, आप बताएंगे? एक युद्ध का नाम बताएंगे मुझे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आज क्या स्थिति है देश, आज क्या स्थिति है पूरी दुनिया की? आप बीजेपी प्रवक्ता की, मैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं एक बहुत साधारण सी चीज पूछ रहा हूँ। 2013 से पहले की आप जो बात कर रहे हैं, जब कब ऐसे युद्ध होते थे? कौन लेके आया? रशिया और यूक्रेन सहित जितने भी बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, आज से पहले कब ऐसे युद्ध चलते थे? क्या बातें कर रहे हो? हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज पाकिस्तान से मुंह के खा के आए हैं मोदी जी, अमित शाह जी। जिस तरीके से अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर पे, ऑपरेशन सिंदूर पे तो आप सबूत मांगते ही हैं, सेना पे आप लोग सबूत मांगते हैं, उसके बाद मेरे को बीजेपी प्रवक्ता ठहरा देते हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, या भूल जाते हैं क्या? तस्वीर साझा की गई है, पाकिस्तान के प्रवक्ता आप मेरे को लग रहे हैं। मोदी जी जो डोनाल्ड ट्रंप के एक एक्स पे जो भी पोस्ट, ठीक है, शताब्दी पांडे जी जवाब नहीं दे पा रहे। अब कितने सबूत दिए जाए कांग्रेस को? राहुल गांधी जी विदेश में जाके बदनामी करते हैं, एयरफोर्स ने, आर्मी ने प्रॉपर सबूत दिए हैं, वहां के एयरबेस के सबूत हैं, वो सैटेलाइट फोटो हैं जो साफ तौर पर दिखा रही है कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। सर हम कोई प्रूफ नहीं मांग रहे, हम तो ये कह रहे हैं इनका जो प्रद्युम्न जी, आज दुनिया भारत की ताकत देख रही है, देते ना। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस जो हमारा स्वदेशी वो है, जिसने की मिसाइल, जिसने की दिखा दिया पूरे विश्व को कि भारत अब इस प्रकार की सैन्य शक्तियों में भी बहुत ताकतवर बन चुका है। इसके बाद हाथ कंगन को आरसी क्या, कितना हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व के समक्ष
सक्षमता से आगे बढ़ रहा है। एक और जहां पक्का घर, नल, जल, शौचालय, सड़क, बिजली, पानी सब दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मेक इन इंडिया के द्वारा हम अपने युवा रोजगार और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं। हाँ, वोकल फॉर लोकल से आज मोदी जी ने कितना स्वदेशी मार्केट को आगे बढ़ा दिया कि आज हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस को दिखता नहीं है। और अभी फिर जर्मनी में जाकर के राहुल जी ने क्या किया आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो ये जेन जी की बात करते हैं, बार बार युवाओं को भड़काने की बात करते हैं। ये देशद्रोह है एक प्रकार का कि बेवजह युवाओं को भड़काना और शांत और विकसित देश को बर्बाद करने की कोशिश करना। तो इस प्रकार से मेरा ये कहना है कि कांग्रेस हो, सपा हो, इनको समय रहते समझ जाना चाहिए। एक ऐसे महानायक मिले हमारे देश को जो चहुमुखी विकास करते हुए विकसित भारत की ओर लेकर जा रहे हैं। 2047 का भारत कैसा होगा, इसका सपना हम सबको मिलकर देखना चाहिए। न केवल सैनिक में, न केवल विज्ञान में, हम हर दृष्टि से बढ़ रहे हैं। तो हमारे इस विकास को इनको स्वीकार करना चाहिए, पुरानी बेवजह की बातों को छोड़कर। ठीक है। और मैं ये कहूंगी कि पूरे देश में किस प्रकार से हम एक निशान, एक चुनाव की बात करें, इस पर भी हमको बात करनी चाहिए। और घुसपैठियों को इस देश से बाहर करते हुए एक शुद्ध लोकतंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, शिव कुमार जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है विकसित भारत। क्या वो विकसित भारत है जिसमें एक बलात्कारी एमएलए जमानत मिल जाती है और जो पीड़िता है वो ये कहती है कि मुझे जान का खतरा है? माननीय प्रधानमंत्री जी उस क्षेत्र में आए हैं, कितनी शर्मनाक बात है। एक पीड़िता जो बुलंदशहर वाला केस जिसमें 9 साल लग जाते हैं, आप क्या बात करते हो? अरे आपको करना है, आपने सुना उसका पीड़िता का बयान? बोला वो अंग्रेजी में बोलते थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। बात सही है, अरे कम से कम हिंदी में होना चाहिए। आप कुछ करना चाहते करो ना। न्यायालय जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां उनके ट्रांसलेटर रखो। नहीं तो ट्रांसलेटर होते हैं लेकिन वो उनका भी उपयोग नहीं होता है। तो कम से कम अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा काम करिए जो एक नसीहत बने, लोगों के लिए प्रेरणादायक बने। आप देखते हैं 80 करोड़ जनता जो 5 किलो राशन पर जीती हो, वो विकसित भारत की बात करते हैं। राज्यों में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन खैर आप बोलते हैं, हम भी मानते हैं। चलो ब्रह्मोस बनेगा, मिसाइल, इस तरीके की मिसाइलें अगर हमारे लखनऊ में बनेगी, हमारे लिए गौरव की बात होगी। लेकिन हमें दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा। जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने बोला, अच्छी बात है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि बनना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, लेकिन जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी निगेटिविटी है, उसको भी तो हमें देखना पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं है, सब माननीय जी बात करते हैं सड़कें बन गई, 8 लाख किलोमीटर सड़कें बन गई। मैं आपको कितने गांव में, मैं तो ग्रामीण इलाके से हूँ, मैं देखता हूँ सड़कें किस हालत में है। देखिए, इस माइक पर जब मिल जाता है उस पर बोलना और ग्राउंड रूट पे काम करना, दोनों में बहुत अंतर है। मैं माना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टिंग की जिंदगी अपने गांव के तौर पे जी है, लेकिन उसको वो शायद अब भूल गए। इसे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है मुझे। अब उनको वो जो लाइफ स्टाइल है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ स्टाइल हो, चाहे उनकी राजनीतिक लाइफ स्टाइल हो, उसमें और उनके पास्ट में, ठीक है, अब समय कम है और प्रत्यारोप को दौर देखने को यहाँ पे लगातार मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मूर्ति पर जो महाभारत हो रही है वो अपने आप में कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया, कई आरोप भी यहाँ पर लगाए, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार इन आरोपों को है नहीं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।